गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 15 चैप्टर को पढ़ के खत्म कर दिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर, मतलब कि त्रिभुज के बारे में। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था हम साथ में ही क्या कर रहे हैं, फाइनल पेपर की भी थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने चैप्टर नंबर 4 चुना हुआ है आजकल। तो हम देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 से भाई कैसे कैसे क्वेश्चन फाइनल पेपर में आते हैं। जैसे कि अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे पूछा है कि द्विघात समीकरण, आपको पूछा है द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस का 4x जमा का 3 बराबर में 0, इसका जो है वो मूल कैसे होंगे, ये आपसे पूछा। तो मुझे बताओ इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कल ही मैंने आपको एक टेबल सा भी बना के बताया था, है ना। तो बताओ इनको सॉल्व कैसे करते हैं। हमें इसके मूल चेक करने के लिए कि भाई कैसे होंगे, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बताओ क्या निकालना पड़ेगा। डी का मान, पिछले कल क्वेश्चन किया भी, ऐसे मत भूला करो, ठीक है। डी का मान इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके डी का मान निकालते हैं। हमने यहाँ पे समीकरण लिख लिया, समीकरण थोड़ा सा ऊपर में लिख लेती हूँ ताकि सॉल्व करने में हमें जो है वो जगह मिल जाए। तो समीकरण है 2x की घात में 2 माइनस का 4x जमा का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने डी का मान निकालना था। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है विवेक आपका आंसर ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने डी निकाला, बी स्क्वायर मतलब माइनस के 4 का, क्योंकि बी की जगह पे माइनस का 4 है तो माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4, गुणा में ए मतलब गुणा में 2, गुणा में सी मतलब गुणा में 3, डी बराबर 4 चौके आ गया 16, माइनस का निशान 4 दूनी 8, 8 3 24, और यहां से डी कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा माइनस के 8 के। तो हमने देखा कि भाई अभी अभी जो हमने डी निकाला है वो 0 से कैसा है, 0 से छोटा है। क्या है वो, 0 से छोटा है। तो जब डी यानी कि विविक्तर 0 से छोटा होता है तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मूल कैसे होते हैं, जब डी 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होते। ठीक है, जब डी क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में क्वेश्चन था, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल। तो इसका आंसर आना था नॉट रियल, क्योंकि डी जो है वो लेस देन 0 आया, और जब भी डी 0 से छोटा होता है तो फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन आए थे इसमें, बट इनको करेंगे हम अभी कल परसों तक। आज रहने देते हैं, आज अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं अपना 6th चैप्टर, जिसका नाम है त्रिभुज, जो हमने किया था। अभी चैट और बंद करो भाई, अभी चैट बंद करो। अभी यहाँ पे देखो, जिसको हमने हाफ ईयरली एग्जाम टाइम पे अच्छे से कर लिया था, बट इसको दोबारा से हम करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज को शुरू करते हैं। त्रिभुज में हमने सबसे पहली चीज और सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, और जो शायद आपको अब पता भी है अच्छे से, वो है सर्वांग समता का कंसेप्ट और समरूपता का कंसेप्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि भाई सर्वांग सम क्या होता है और समरूपता क्या होती है, जो कि हमने पहले अच्छे से क्लियर कर लिया था, बट इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो आपके यहाँ पे जो है वो आपको दो वो क्वेश्चन फिर तो दिखा दो। ये है वो क्वेश्चन और ये है इसका आंसर। ठीक है, आंसर नंबर सी लिख लिया, बताओ, मतलब ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ कर लो कर लो। ठीक है, यस मैम। चलो तो फिर चलते हैं वापस से यहाँ पर। मुझे बताओ इन दोनों को देख के क्या आपको कैसी आकृति लग रही है, समरूप या सर्वांग सम? समरूप। समरूप। समरूप है ये, सर्वांग सम नहीं है क्या? है नो मैम। क्यों क्यों नहीं है सर्वांग सम?
पूरा रीजन बताओ। ये सर्वांग सम है क्योंकि ये पेंसिलें बराबर है। तो जो चीज बिल्कुल बराबर होती है आकार में और आमाप में उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, आकार का मतलब होता है शेप और आमाप का मतलब होता है साइज। आमाप मतलब कि माप रहे हैं उसको, तो आकार मतलब कि शेप। तो शेप में भी ये दोनों सेम है, पेंसिल दोनों शेप में भी सेम है। और दूसरी अगर बात करें आमाप की, तो आमाप भी इनका कैसा है भाई, बिल्कुल ही बराबर है, मतलब कि साइज इनका बिल्कुल बराबर है। तो जिस आकृति में आकार और आमाप दोनों ही बराबर होते हैं वो हमारे लिए सर्वांग सम होती है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, जिस आकृति में क्या होगा, आकार भी सेम होगा, आमाप भी सेम होगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सर्वांग सम, या इंग्लिश में बोले तो कॉन्ग्रुएंट। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसका जो आकार है पेंसिल का एक का दूसरे के बराबर है, और जो आमाप है मतलब साइज है वो भी बराबर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार, आकार मतलब शेप, और आमाप, आमाप मतलब साइज समान हो तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि इंग्लिश का अल्फाबेट है डी, अब स्मॉल डी लिखा है यहाँ पर और यहाँ पे भी लिखा है स्मॉल डी। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान से अगर देखें तो ये जो डी है अच्छा डी डायमीटर, सॉरी ये डी नहीं है, ये अच्छा, पर इसको भी देख सकते हैं। देखो ये जो डी है ये इसके क्या है, सर्वांग सम। मतलब कोई भी अल्फाबेट ले लो, मैं कहूं कि ए के सर्वांग सम है कि नहीं, हम कहेंगे है। सी के सर्वांग सम है कि नहीं, हम कहेंगे है। अगर दोनों का साइज सेम है तो हम कहेंगे वो सर्वांग सम है। यहाँ पे बात कर रहे हैं वृत्त की, तो वृत्त को अगर आप देखो तो ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, और ये जो नीले रंग की रेखा है ये इनका डायमीटर है। डायमीटर मतलब कि व्यास है। तो अगर डी बराबर हो, मैं कहूंगी यहाँ पर भी डी 5 सेंटीमीटर का और यहाँ पर भी डी 5 सेंटीमीटर का, तो आप क्या कहोगे, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे? जब दोनों का व्यास बराबर है तो क्या वृत्त सर्वांग सम होंगे? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा भी है कि समान व्यास वाले, समान डायमीटर वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कुछ पूछ रहा है कोई? नहीं, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वांग सम आकृतियां तो ऐसी आकृतियां जिनके समान आकार और आमाप हो। तो बताओ ये सर्वांग सम है कि नहीं है? ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है कि नहीं? यस मैम है। ये दोनों, अब ये भी है। यस पक्का? मैम। यस मैम। बिल्कुल, यस मैम। ये भी सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने फिगर उल्टी सीधी रखी है, वो बस बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज को वापस से सीधा कर दूं, जैसे पीछे वाले त्रिभुज की तरह बना दूं, जैसे कि ये वाला त्रिभुज था, त्रिभुज यही है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस इसको ऐसे उल्टा कर दिया। तो अगर कोई चीज उल्टी है और दूसरी चीज सीधी है, तो उल्टी चीज को या तो सीधा कर दो, सीधी चीज को या तो उल्टा कर दो। मतलब यहाँ पे आपको इनको घुमाना पड़ेगा, जो कि हमने सीखा था जब हम हाफ ईयरली का एग्जाम कर रहे थे, कि हमें आकृति को रोटेट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। और अगर आप इसको घुमाओगे और बनाओगे तो ये वाली आकृति बिल्कुल इस आकृति की तरह बन जाएगी। और इसमें क्या है, इसको हम सर्वांग सम कहेंगे, क्योंकि इसका जो आकार है और इसका जो आमाप है वो दोनों ही बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजाओं की समान संख्याओं वाली दो आकृतियां तब सर्वांग सम होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का माप बराबर हो। मतलब अगर किन्हीं दो आकृतियों को सर्वांग सम कहना है तो नंबर 1, उनका जो संगत कोण है वो भी बराबर होने चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। देखो अनुपात की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भुजा बराबर ही होनी चाहिए। जैसे कि पीछे
हुई थी, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर था, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 था, और अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 ही था, भुजाएं ही आपस में बराबर थी, तो उसको हम कहते हैं कि वो सर्वांग सम है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण भी दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो संगत कोण का मतलब बी के बराबर, बी के संगत ई है, ए कोण के संगत डी है, और सी कोण के संगत एफ है। संगत कोण सभी को पता है ना? किसी को संगत कोण में डाउट है तो पूछ लो। बोलो। नो मैम। ठीक है, और संगत भुजाएं भी देखो, ए बी के संगत कौन सी भुजा है? बताओ। डी। ठीक है, और एसी के संगत कौन सी भुजा है? डी एफ। डी एफ। ठीक है, और बीसी के संगत कौन सी भुजा है? ई एफ। ई एफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी की सारी भुजाएं आपस में होनी चाहिए बराबर, संगत कोण भी बराबर और भुजाएं भी बराबर, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, कि इसके जो संगत कोण है, मतलब जो ए है वो डी के बराबर, जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर, जो कोण सी है वो कोण एफ के बराबर होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन ये। और नंबर 2, जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होनी चाहिए, मतलब ए भी बराबर होनी चाहिए ई डी के, बीसी बराबर होनी चाहिए ई एफ के, और एसी बराबर होनी चाहिए डी एफ के, तब उसको हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर्वांग सम का क्या वो होता है, सिंबल क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। 2 लगते हैं ऐसे बराबर के निशान और ऊपर से ऐसी एक वेव, बस ये आपका सर्वांग समता या फिर कॉन्ग्रुएंसी का जो है वो सिंबल है। और संगत की बात करें तो संगत को इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं समरूप आकृति की। पहले तो मुझे बताओ, ये दोनों जो वृत्त हैं ये दोनों क्या एक दूसरे के सर्वांग सम है? बताओ। नो मैम। क्यों? मैम इनका आकार छोटा बड़ा है। यस मैम। समरूप में आकार तो इनका सेम है। नहीं तो इसमें एंगल है ना, इसमें साइड है मैम, इसका बेटा व्यास उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैम जो आप आप एंगल इसके साइड बोल रहे हो छोटे उससे, हाँ, जो आप साइड बोल रहे हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आकृति कोई भी हो सकती है, आपने बस उसका साइज देखना है और शेप देखनी है। आकार होता है शेप, शेप दोनों की बराबर है, ये भी वृत्त है वो भी वृत्त है, ये भी सर्कल है वो भी सर्कल है ना, तो हम कहेंगे आकार बराबर है, दोनों ही क्या है, दोनों ही वृत्त है, दोनों ही सर्कल है, लेकिन आमाप डिफरेंट है। आमाप मतलब साइज। ठीक है, आमाप मतलब इनका साइज, तो साइज क्या है इनमें डिफरेंट था, तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांग सम कहता है कि मुझे तो शेप भी सेम चाहिए और साइज भी सेम चाहिए। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, क्यों इसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे? यस मैम। क्योंकि इसमें शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है, साइज बड़ा छोटा है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी, और हम इसको जो है वो सर्वांग सम नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। इनका आकार तो समान है परंतु आमाप अलग है, इसलिए ये सर्वांग सम तो नहीं, बट ये कैसी आकृतियां हैं, ये समरूप आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं बताओ? समरूप। ठीक है, क्या होती है समरूप आकृति, कोई बताएगा? जिसका आकार, जिसकी आकृति सेम हो, जिसका आकार आकृति? बराबर, आकार बराबर हो, और आकार तो इसका भी बराबर है, और मैम एक जैसा दिखे। तो ये भी तो एक जैसा दिख रहा है। आकार होता है शेप, आमाप होता है साइज। अब बताओ। अनुपात पे भी नहीं आएंगे अभी, बस आकार और आमाप की भाषा में बोलो, आकार और आमाप की भाषा में बोलो। इसकी आकार बराबर हो वो समरूप, आकार बराबर हो लेकिन आमाप छोटी बड़ी हो उसे समरूप कहते हैं। बिल्कुल, जिसका आकार आकार सेम होना चाहिए। देखो इसको समझो ना आप, आकार आमाप में कंफ्यूज मत हो। आकार होता है शेप, क्या होता है? शेप, आकृति।
आकार होता है शेप, शेप यानी कि आकृति। इसकी आकृति कैसे, किस किस आकार का, ये वृत्त के आकार का है, हम कहेंगे ये वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। और क्या है इसका आमाप, आमाप का मतलब इसका साइज, कि एक है बड़ा तो दूसरा है छोटा। तो समरूपता कहती है कि मुझे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आमाप जैसा मर्जी हो, साइज जैसा मर्जी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आकार सेम होना चाहिए, आकृति सेम होनी चाहिए। अगर एक वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त होना चाहिए, अगर एक आयत है तो दूसरा भी आयत होना चाहिए, अगर एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज ही होना चाहिए। फिर चाहे वो बड़े छोटे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्वांग समता ने कहा कि मुझे आकार भी सेम चाहिए और मुझे आमाप भी सेम चाहिए, शेप भी मुझे सेम चाहिए और साइज भी मुझे सेम चाहिए। ठीक है, तो ये फर्क होता है सर्वांग समता और समरूपता में। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे, पहले भी तो पढ़ा है हमने, है फिर भी इतने कंफ्यूज हो रहे हो। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है बता दो, कहाँ पे कंफ्यूजन है किसी को अभी भी तो बता दो। नहीं है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो समरूपता ने कहा कि शेप, आकार सेम होना चाहिए, आमाप समान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि शेप होनी चाहिए बराबर, अगर वृत्त है तो वृत्त ही हो दूसरा भी, अगर एक आयत है तो दूसरा भी आयत हो, अगर एक वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग हो, उसको जो है वो शेप सेम चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि साइज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, साइज बड़ा हो छोटा हो बराबर हो तो भी चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि साइज बड़ा छोटा ही होना चाहिए, साइज अगर बराबर है तब भी चलेगा, साइज अगर बड़ा है तब भी चलेगा, छोटा है तब भी चलेगा, ऐसा कहा समरूपता ने। ठीक है, तो समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां होती हैं जिनके समान आकार तो होते हैं लेकिन आमाप समान होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आमाप समान है तो भी चलेगा और अगर आमाप समान नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए बताओ ये कैसी आकृतियां हैं। समरूप। समरूप। समरूप, बिल्कुल। इनको हम सर्वांग सम नहीं कह सकते क्योंकि इनका जो साइज है वो छोटा बड़ा बड़ा ऐसा है ना, तो ये सर्वांग सम नहीं, क्योंकि सर्वांग सम कहता है साइज भी सेम, शेप भी सेम, आकार भी एक जैसा और आमाप भी एक जैसा, तो मैं सर्वांग सम कहूंगा। लेकिन समरूपता कहती है कि मुझे आकार से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉरी आकार से ही फर्क पड़ता है, आमाप से फर्क नहीं पड़ता। चीजें बड़ी हो छोटी हो चलेगा, लेकिन होनी चाहिए एक ही आकृति की। ठीक है, सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि उनका आकार समान होता है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो हमेशा समरूप होती है, हमेशा ही जो समरूप होती है उसको ढूंढना होता है। तो नंबर 1 वो है वृत्त। जितने भी वृत्त होंगे इस पूरे गणित में वो सभी समरूप होंगे क्योंकि वो सभी वृत्त के आकार के हैं ना, सभी का आकार वृत्ताकार है। अगर मैं यहाँ पे एक और छोटा सा वृत्त बना दूं, उससे छोटा वृत्त बना दूं, उससे छोटा वृत्त बना दूं, ये सभी समरूप होंगे क्योंकि सभी का आकार सेम है, सारे के सारे सर्कल है, सारे के सारे वृत्त है, सभी का जो शेप है वो सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट। साइज क्या है, अलग है, लेकिन साइज से तो भाई समरूपता को फर्क पड़ता नहीं। तो इसलिए सभी के सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किस किस को ये लाइन समझ आई, वाई टाइप करो, जिसको डाउट है तो पूछो। कि जितने भी वृत्त हैं इस पूरे गणित में वो समरूप है। ठीक है, क्या सभी के सभी वर्ग या सभी के सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते होंगे? सोचो और बताओ। इस गणित यस में मैम। जितने भी वर्ग हैं क्या वो Yes, सभी ma'am. समरूप है? ठीक है, और त्रिभुज? यस मैम। कौन सा त्रिभुज? मैम कोई सा भी त्रिभुज हो वो तो सेम होगा। मैम सभी सभी त्रिभुज त्रिभुज? नहीं होते हैं। हाँ, सभी नहीं होते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जितने भी वृत्त हैं सभी वृत्त, इसमें कोई नहीं चलता, इसमें सब कुछ चल पड़ता है कि सभी के सभी वृत्त और के सभी वर्ग समरूप होते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज और आयत ये समरूप नहीं होते। ठीक है, तो
त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज है जो समरूप होता है, जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। त्रिभुजों में सिर्फ एक ही प्रकार है त्रिभुज का जो समरूप होता है, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका जो कारण है वो आपको तब पता चलेगा जब आप रेशो निकाला करोगे। अभी के लिए इसका ऐसा कोई आकार और आमाप में तो इसका कोई कारण है नहीं, बट हाँ आकार में भी हो सकता है कारण, क्योंकि अलग अलग तरीके के हम बनाते हैं अपने त्रिभुजों को, है ना, तो वो बराबर नहीं बनते हैं कभी कभी। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जितने भी वृत्त है वो समरूप होते हैं, जितने भी वर्ग है वो समरूप होते हैं, और सारे के सारे त्रिभुज तो समरूप नहीं होते, लेकिन समबाहु त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे समबाहु त्रिभुज। बताओ याद रखोगे समबाहु त्रिभुज होता है समरूप, बाकी कोई नहीं होता। सम द्विबाहु त्रिभुज बोले, विषम बाहु त्रिभुज बोले, समकोण त्रिभुज बोले, हम कहेंगे नहीं वो समरूप नहीं होते, सिर्फ समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, ठीक है, जो जिनकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं समरूप, हाँ सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयत क्यों नहीं होता, इसके लिए आपको फिर रेशो वाला देखना पड़ेगा ना, जो देखो रेशो वाला जो हमारी चीज निकलती है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आयत बनाऊं, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ भुजा का भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर हम आयत को, सभी आयतों को समरूप नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे तब ये रीजन आपको पता चलेगा जब आप इसमें वो सीखोगे, क्या कहते हैं उसको, रेशो वाला। ठीक है, एक मिनट, इसका रीजन मैं देख ही लेती हूँ कि क्या होता है। हाँ, इसमें वही रीजन आएगा जो हम करते हैं ना, जब हम रेशो निकालेंगे बाद में, तो उसमें क्या होता है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो भी रेशो है वो बराबर का आए, लेकिन हाँ स्क्वायर और त्रिभुज में ऐसा होता है कि इनका जो रेशो है वो बराबर ही आता है। ठीक है, इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और उसके बाद जो रेशो निकल के आएगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है वो सिर्फ वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज को हम लेते हैं सिमिलर, समरूप, बाकी किसी को नहीं लेते। चलो आगे बढ़ते हैं। समरूप आकृतियां ऐसी होती हैं और इसको लिखते हैं हम ऐसे। ठीक है, ये सर्वांग समता का सिंबल है, लेकिन अगर हम समरूपता का सिंबल बोले तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे। सर्वांग सम आकृतियों के आकार समान होते हैं, इसलिए सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप भी होती हैं। फिर ये आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं उनका आकार भी सेम है, आमाप भी सेम है। तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो कैसी हैं, वो समरूप हो सकती है, क्योंकि समरूपता ने कहा कि भाई साइज सेम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो अगर साइज सेम है और आकार तो दोनों को सेम चाहिए, आकृति दोनों को ही सेम चाहिए। ठीक है, तो अगर आकृति सेम है और साइज भी सेम है तो हम कहेंगे कि हमारे जो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी हैं, क्योंकि समरूपता ने कहा कि सेम होगा तो भी चलेगा, नहीं सेम होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज एबीसी है वो पीक्यूआर के सर्वांग सम भी है और एबीसी पीक्यूआर के समरूप भी है। ये होता है समरूपता का सिंबल। ठीक है, इसे हम कहते हैं समरूप। बताओ, ये सभी को समझ आया कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन सारी की सारी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि ये जो आकृति है ये एक दूसरे के समरूप है। कैसी है, एक दूसरे के समरूप है, लेकिन क्या ये एक दूसरे के सर्वांग सम भी है? नहीं है।
क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। समरूपता ने कहा कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता छोटे बड़े से, लेकिन सर्वांग समता को तो फर्क पड़ता है ना, तो ये समरूप तो होगा लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। लेकिन वहीं बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम भी है और एक दूसरे के समरूप भी है। ठीक है, चलो। सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती, क्योंकि सर्वांग समता के लिए आमाप का होना भी जरूरी है, जो कि यहाँ पर बराबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो जिसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो सभी की सभी क्या होंगी, समरूप होंगी। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो सभी की सभी समरूप होंगी, सभी की सभी। लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम भी हो। जितनी भी समरूप आकृतियां हैं जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम भी हो। तो इसलिए याद कर लीजिए कि हर सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती। किस किस को ये लाइन याद हो चुकी है और पहले से भी याद थी? वाई लिखेंगे फटाफट से, उसके बाद हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलो, अच्छा तो क्वेश्चन ही आ गया, तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक, फटाफट से पोल में करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और थोड़ी देर में आपको आ जाएगा क्वेश्चन नजर। तब तक के लिए अगर इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा, इसमें एक ही लाइन आपको याद रखने वाली जरूरी थी कि जो मैंने आपको बता दिया, 3 आकृतियां जो होती हैं समरूप वो आपको याद रखना है, और नंबर 2 आपको याद रखना है कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो तो समरूप होंगी, लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम नहीं होंगी। वो पोल ओपन कर दिया पर क्वेश्चन नहीं दिखा। चलो, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपसे पूछा गया है सभी के सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। सभी के सभी वर्ग, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे जैसा मर्जी हो, वो वर्ग है तो क्या होगा, समरूप होगा कि सर्वांग सम होगा? या आपने सोच समझ के इसका आंसर देना। उन्होंने कर लिया है, ठीक है, और जो कर रहे हैं कर लो आराम से। सभी कर कोशिश दिया मैं। करेंगे। ओके बेटा फटाफट से कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई। 30 बच्चे क्लास में हैं, बच्चों के जितने भी वर्ग ने सॉरी जितने भी, हाँ जितने भी वर्ग हैं इस पूरे गणित में, वो एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे कि समरूप होंगे? बस इतने से तो आपको सवाल पूछा है। ये क्वेश्चन तो आपका बुक का क्वेश्चन भी है, तब तो आपका सही होना चाहिए ना। अच्छे से करो इसको। हाफ ईयरली एग्जाम में 6 चैप्टर आया था, तब भी हमने इसकी तैयारी की थी, तब भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। अवंती क्लासेस में जब हमने हाफ ईयरली का रिवीजन किया था तब भी हमने ये किया था। तो अच्छे से करो बिल्कुल। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है, तो अभी हैंड रेस करो जिसने जिसने पोल में आंसर कर दिया है। काजल अंकित कुमार जी के नाम से जो है, सरला देवी जी के नाम से जो है, मंजू देवी जी के नाम से जो है, प्रीति जेमिन जी के नाम से जो भी है, जिया, खुशबू नहीं, हिमांशु, लक्ष्य,
आंसर कर दिया पोल में तो हैंड रेज करो, नहीं किया तो आंसर करो। ठीक है, तो कर रही हूँ मैं 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड 5 बच्चे पोल में आंसर ही नहीं कर रहे हैं भाई, है ऐसा क्यों? आंसर क्या करो तो बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सभी के सभी वर्ग क्या होते हैं एक दूसरे के? समरूप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बहुभुज की समरूपता। अच्छा, सर्वांग सम क्यों नहीं हो सकते, तो ये भी देख लेते हैं फटाफट से। सर्वांग सम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी के सभी वर्ग हमेशा सेम ही आकार के हो, इनका आकार भी बदल सकता है। अगर एक वर्ग ऐसा है तो दूसरा वर्ग ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलो आयत सा बन गया, बट इसको वर्ग मान के चलो कि वर्ग ऐसा भी तो हो सकता है ना, बड़ा। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करेंगे बहुभुज की समरूपता। अभी हमने जो पीछे देखा वो हमने अभी तक सिर्फ वर्ग देखा, वृत्त देखा और त्रिभुज भी देख लिया। तो बहुभुज होते हैं जिनकी 3 से ज्यादा भुजाएं या 4 से ज्यादा भुजाएं होती है, उसको हम बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज की समान संख्या की बात ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ये, क्योंकि सिर्फ वही बहुभुज आपस में समरूप हो सकते हैं जिनकी जो साइड्स है वो बराबर हो। अगर साइड्स ही बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि भाई ये समरूप भी कैसे है ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक आयत बनाया और इस तरफ मैंने एक पंचभुज बना दिया, ठीक है, तो क्या ये समरूप होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके तो आकार ही अलग है। जब आकार ही अलग है तो फिर कैसे ये आपस में जो है वो समरूप हो सकते हैं, है ना। एक आयत है, दूसरा पंचभुज है, तो ऐसे करके नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि भुजाओं की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए। अगर 4 है पहले वाले में तो दूसरे में भी 4 हो, पहले वाले में 5 है तो दूसरे वाले में भी 5 हो, पहले वाले में 6 तो दूसरे वाले में भी 6। तो कैसे होंगे ये समरूप? अगर उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, अगर उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी जो ये है संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। जैसे कि ये आपको उदाहरण यहाँ पे दिया है, ये देखो एक आकृति है, ये है एक चतुर्भुज, इसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते, बस इसको अभी चतुर्भुज मान के चलो। अब हमने देखा कि भाई दिखने में तो वैसे दोनों सेम ही हैं, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें इनकी जो है वो भुजाओं के अनुपात को भी निकालना पड़ेगा। अगर वो बराबर आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर ये क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि कह रहे हैं एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए और एंगल डी एंगल एस के बराबर होना ही चाहिए। कोण होने चाहिए संगत कोण आपस में बराबर, और जो इनकी भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ए बी है, जो ए बी का अनुपात है पी क्यू से, ठीक है, जो ए बी का अनुपात है पी क्यू से, वो बराबर आना चाहिए किसके, ए डी का अनुपात जो होगा पी एस से। वो बराबर आना चाहिए किसके, तो जो डीसी का अनुपात होगा एस आर के, और वो बराबर आना चाहिए किसके, तो जो बीसी का अनुपात होगा क्यू आर के। अनुपात का मतलब रेशो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए बी है 2, 4, 6, 8, यहां मैंने लिख दिया 2, 6, 12, 18 और 24। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं ए बी बटा पी क्यू निकालू तो ए बी 2 है, पी क्यू 6 है, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ जाएगा 1/3। अगर मैं ए डी बटा पी एस निकालूं तो वो है 4, ये है 12, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12। अगर मैं डी सी बटा एस आर निकालूं तो वो आ जाएगा 6/18, 6 एकम 6, 6 3 18। और अगर मैं डी बी सी बटा क्यू आर निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 8/24, कितने के बराबर, 8 एकम 8, 8 3 24, ऐसा आ जाएगा। ठीक है,
तो ये इन्होंने कहा कि ये बराबर होने चाहिए, भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा मतलब अगर भुजाएं बराबर हुई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चेक आपने हमेशा उसका अनुपात ही करना है। क्या चेक करना है? हमेशा आपने उसका अनुपात ही चेक करना है, इसका जो संगत भुजाएं थी उनका अनुपात। ठीक है, तो अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। संगत भुजाएं पता अगर आपको है तो आप इसका वो भी निकाल पाओगे अच्छे से अनुपात, लेकिन अगर संगत भुजाओं में ही अभी भी डाउट है तो फिर अनुपात भी गलत निकालोगे, इसलिए अच्छे से पूछो। कहीं पे कोई डाउट रहता है तो पूछ लो। है किसी को कोई डाउट? जिन बच्चों ने तो ये हाफ ईयरली एग्जाम में पढ़ा है उनको तो लगभग चीजें समझ आ रही होगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम की क्लासेस नहीं लगाई थी, उस टाइम नहीं सीखा था, तो अब ये पूछ सकते हो। अगर समझ आ गया तो फिर वाई लिख दो, जिसको भी समझ आ गया है फिर वाई लिख दो, और जिसको डाउट है वो पूछो। मैं मना नहीं कर रही पूछने के लिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, संगत भुजाई के अनुपात में हो, संगत कोण बराबर हो, ये आपका अप्लाई होता है हर उसमें, चाहे बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे कुछ भी हो। आपको अगर किन्हीं दो चीजों को समरूप प्रूव करना है तो क्या होगा, उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। नीचे दी गई आकृति समरूप है कि नहीं है, ध्यान से देखो और मुझे अपना उत्तर बताओ। यस मैम। यस मैम है। ऐसे यस मैम। हाँ, कारण अभी बताओ ना, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? मैम इनका आकार समान है मैम ये आकार समरूप है। आकार सेम है। और इनका हाँ, आमाप समरूप अलग पर क्यों है? अब आप अलग है क्योंकि जो पहली फोटो है वो भी ताजमहल की है, दूसरी फोटो भी ताजमहल की, तीसरी फोटो भी ताजमहल की, तो ताजमहल ही रहेगा ना। ताजमहल का आकार थोड़ी बदल जाएगा, अगर ऊपर से वो गोल है तो गोल ही रहेगा, यहाँ पे चपटा थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो आकार था वो बिल्कुल सेम था, लेकिन जो इनकी आमाप था, जो इनका साइज था, फोटो का जो साइज था, बस उसको छोटा छोटा करते गए, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो नीचे दिए गया बहुभुज समरूप है या नहीं इसका पता लगाइए और मुझे अपना आंसर बताइए। मैम है। ठीक है, चेक करेंगे। सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो संगत कोण है क्या वो बराबर है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कोण ए के संगत कौन सा कोण है? कोण पी। कोण बी के संगत कौन सा कोण है? कोण एस। कोण सी के संगत कौन सा कोण है? कौन कोण क्यू। और कोण डी के संगत? कोण आर। कौन आर कोण आर। ठीक है, संगत कोण तो हमने देख लिए। अब देखो क्या कोण ए और पी बराबर है? तो हमने कहा हाँ ए और पी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ए भी 110 पी भी 110 है ना, दोनों कितने डिग्री के? 110 डिग्री के। फिर उन्होंने पूछा क्या बी एस बराबर है? तो हमने कहा बी एस भी बराबर है भाई, क्योंकि कोण बी है 70 डिग्री का और कोण एस भी 70 डिग्री का। सी क्यू बराबर है तो सी क्यू भी बराबर है 80 डिग्री के, और डी आर भी बराबर है कितने के? 100 डिग्री के। तो हम कहेंगे हाँ संगत कोण बराबर थे। अब हमने संगत कोण तो निकाल लिए, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। उसके लिए संगत भुजा बताओ। ए बी के संगत कौन सी भुजा? ए बी के संगत पी एस। पी एस। और सी डी के संगत? सी डी के संगत क्यू आर। क्यू आर और बी डी के संगत? एस आर। एस आर। एस आर और ए सी के संगत? पी क्यू। टी क्यू तो हमने ये नहीं देखना कि ये भुजाएं बराबर है कि नहीं, हमने देखना है कि इनका अनुपात बराबर है कि नहीं। तो हमें देखना है कि जो ए बी बटा पी एस है क्या वो बराबर है सी डी बटा क्यू आर के, क्या वो बराबर है बी डी बटा एस आर के, और क्या वो बराबर है ए सी बटा पी क्यू के। तो हमने निकालना है इन सभी का अनुपात। तो निकाल लेते हैं। ए बी 3 है 3 लिख दिया, पी एस 6 है 6 लिख दिया, सी डी जो है वो सी डी 2 है 2 लिख दिया, क्यू आर 4 है 4 लिख दिया, ए बी लिख दिया था, बी डी
BD जो है वो 2.5 है और SR जो है वो 5 है और AC जो है वो 3। मैंने कुछ गलत लिखा क्या, देखो जरा। AC 3, मैम ए बी PQ 5 है। 6। ये मैंने शायद गलत लिखा। AB, हाँ ABS 5 ए और 10। बी तो इनको 5 है। काटते हैं। हाँ काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमने देखा कि जितने भी अनुपात थे वो सारे के सारे बराबर आ गए। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इन सभी के संगत कोण भी बराबर थे और संगत भुजाओं का जो अनुपात निकाला वो भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये समरूप आकृतियां हैं। क्या है? ये समरूप आकृति। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं है तो वाई लिख दो। अच्छा, 1 मिनट। चलो फिर अगला क्वेश्चन करो, इसको बताओ। बहुभुज दे रखे हैं, पता करो समरूप है कि नहीं। नो मैम। नहीं है? नहीं है। क्या इसमें हुआ, मतलब कि क्या चीज इसमें बराबर नहीं मिल पाई? हम इसकी संगत भुजाएं भी बराबर नहीं है और संगत कोण भी बराबर नहीं है। मुझे तो बराबर लग रहे हैं। बाकी बच्चों को क्या लग रहा है भाई, है संगत की नहीं है, बताओ। मैम लग तो नहीं रहा। पहले तो एक देखो आकृतियां क्या है। आकृतियां इन्होंने ऐसी इधर उधर को की है, इधर उधर को नहीं करनी है। तो मतलब पहले हमें आकृति ढंग से रोटेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस आकृति को बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे, फिर ऐसे, सीधा, फिर सीधा, ऐसे, फिर ऐसे। तो ये वाली उस तरफ को है, उस तरफ को नहीं होनी चाहिए। ये भी इसी तरफ को मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ी बड़ी है ये, ऐसे। फिर उसके बाद हम है ये भी सीधा, समरूप। हाँ। सीधा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ऐसे देख लो। आकृति देखना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस नाम अच्छे से देखना। ये मैंने उधर को घुमा दिया तो ये हो गया P। इसको उठा के ऐसे कर दिया तो ये P, ये Q, ये U, Q के नीचे R, U के नीचे T, S। ठीक है, और ये था A, B, F, C, E, D। तो जो कोण A है वो 100 डिग्री का है और जो कोण P है वो भी 100 डिग्री का है। जो कोण F है वो है 140 का और जो कोण Q है वो भी है 140 का। कोण B है 120 और कोण U भी है 120। कोण T है 130 और कोण C भी है 130।
30। कोण ई है 160 और कोण आर भी है 160। कोण एस है 70 और कोण डी भी है 70। तो हमने यहाँ पे आकृतियों को घुमाया तो हमने देखा कि भाई ये कोण तो आपस में बराबर ही आ रहे थे, है ना। ए एफ 5 सेंटीमीटर है, एफ ई 6 सेंटीमीटर है, ई डी है 7। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये है 5। इसको देखें तो पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी यू 12 सेंटीमीटर, यू टी 16 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, टी एस 10 सेंटीमीटर, आर एस 12। तो 5 का रेशो 10 से करेंगे 1/2, 6 का रेशो 12 से करेंगे 12 है ना ये, तो इतनी अजीब सी Yes, फिगर अभी ma'am. देखने में ना। एस आर 14, सॉरी 14 है ये, एस आर 14। हाँ, ये तो 7 सात का है रेशो मैम। 14 से करेंगे 1/2, 6 का रेशो 12 से करेंगे 1/2, 5 का रेशो 10 से करेंगे 1/2, 6 का अनुपात 12 से करेंगे 1/2, 8 का अनुपात 16 से करेंगे 1/2, 5 का अनुपात 10 से करेंगे 1/2। तो संगत कोण भी यहाँ पे मुझे बराबर ही दिख रहे हैं और जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे ये दोनों समरूप त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, समरूप बहुभुज है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, हुआ बस इतना था कि आकृति जो थी वो एक इस तरफ को थी और दूसरी जो है वो इस तरफ को टिल्टेड थी, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हमने इसको भी उठा के घुमा के इसकी तरह बनाना था, जैसे ये वाली आकृति है इसकी तरह हमने इसको घुमा के बनाना था, और फिर हम कह पाते, फिर हम चेक करते संगत कोणों को, संगत भुजाओं के अनुपात को, तो फिर आंसर हमें अपने आप मिल जाता। तो ये थोड़ी सी टफ आकृति थी, पर अभी आपको पोल में क्वेश्चन आएगा उसमें शायद आकृति थोड़ी आसान रहे, तो ये क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। तो आपने बताना है कि ये जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं बहुभुज, ये समरूप है कि नहीं है। ध्यान से देखना बच्चों, कोण भी बराबर और अनुपात भी बराबर। तो कोण ध्यान से देखना, आपको क्या लगता है इनके कोण बराबर है? अगर लगता है हाँ बराबर ही तो है भाई, कोई फर्क तो है नहीं कोणों में, तो फिर यस कर देना। लेकिन लगता है कि नहीं इसके तो अलग कोण है और इसके तो अलग ही कोण चल रहे हैं, तो फिर नो कर देना। ठीक है मैम जी थोड़ी सी आकृति को बड़ी कर दीजिए ना, दिख नहीं रहा लिखा हुआ है तो। हाँ मैं बड़ी कर देती हूँ। ऑप्शन याद रखना, ए पे हाँ है, बी पे ना है। ओके मैम। या लिख लेती हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए है हाँ ये समरूप है। समरूप ही पूछा ना, कोई मिनट देखने दो। हाँ समरूप ही पूछा है कि हाँ ये समरूप है, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नहीं ये समरूप नहीं है। आपको जो भी लगता है समरूप लगते हैं तो ठीक है भाई, ए पे कर दो, लगता है कि नहीं समरूप नहीं है तो भाई बी पे कर दो। ध्यान देना है कोणों पर और भुजाओं के अनुपात पर, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, दोनों चीजों को देखना है, कोणों को भी अच्छे से देखना है और उसकी भुजाएं उसको भी। ये क्वेश्चन भी हमने हाफ ईयरली के रिवीजन के टाइम किए थे, तो करो इसको अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। सोलह बच्चों के आंसर 29, 28, 29 बच्चे हैं। कर दिया। हाँ जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड।
अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिसने आंसर नहीं किया है पोल में अपना आंसर कर दो। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोण देखो और भुजाओं के अनुपात को देखो, सिंपल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बताओ बताओ इसका आंसर क्या है, क्यों है बी, क्यों, कारण भी बताओ। मैम कारण नहीं है ये। मैम इसके तो कोण मैम 90 डिग्री बात तो सेम और नहीं है, इसके और दूसरी बात इसके एंगल भी सेम नहीं है। पहली बात क्या बोली, सुनाई नहीं दिया, पहली बात बताओ। मैम पहली बात यह है आकृति सेम नहीं है। हाँ, आकृति सेम नहीं है। आकृति सेम क्यों नहीं हुई, तो कोणों कोणों की वजह से। जब अगर इसके भी कोण 90-90 के होते तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी होती है ना, लेकिन ये सीधी खड़ी नहीं है, इसकी रेखा ऐसी टेढ़ी टेढ़ी सी है। क्यों, कोण की वजह से। तो बस वही यहाँ पे बात आ गई। इसके कोण 90 डिग्री के थे, लेकिन जो आपकी पहली वाली आकृति है इसके कोण 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन कोण बराबर होने चाहिए। बात करें इसके अनुपात की, तो अनुपात बराबर आएगा। इसका अनुपात भी 1/2, इसका अनुपात भी 1/2, इसका अनुपात भी 1/2, और इसका अनुपात भी 1/2 ही आएगा। लेकिन जब कोण ही बराबर नहीं तो अनुपात का क्या करें। जब कोण ही बराबर नहीं है तो अनुपात का कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके जो समरूपता होती है, देखो इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, संगत कोण होने चाहिए बराबर, संगत कोण होने चाहिए बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल बराबर, और जो भुजाएं हैं वो होनी चाहिए एक ही अनुपात में, जिसको हम कहते हैं समानुपाती। ठीक है, जो कोण है वो कैसे होने चाहिए, तो कोण होने चाहिए बिल्कुल बराबर, और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, तो भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में। समानुपाती को इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल। समानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल, और बराबर को कहते हैं इंग्लिश में इक्वल। तो एंगल्स होने चाहिए इक्वल, कोण होने चाहिए इक्वल, और जो आपका ये भुजाएं हैं उनका अनुपात होना चाहिए एक जैसा, मतलब समानुपाती। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश और संगत भुजाएं डैश हो। दो डैश है यहाँ पे, आपने दोनों डैशों को भरना है। आपने बताना है कि संगत कोण कैसे होने चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए। ठीक है, संगत कोण डैश होने चाहिए और संगत भुजाएं डैश होनी चाहिए। तो बस इसको आपने आंसर करना है पोल में। सारे सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो, और जो भी ऑप्शन आपको लगता है होना चाहिए उसको फिर चूज कर लेना। I have done, मैम। ओके, कर दिया मैम। ठीक है भाई, जिसने कर लिया वेरी गुड, जो कर रहे हैं आराम से कर लो। कर दिया। ठीक है, कर दिया मैम। ओके बच्चों, जिसने जिसने कर लिया वेरी गुड, जो जो कर रहे हैं कर लो अच्छे से। करना तो क्या ही है, बस आंसर ही देना है, क्योंकि सॉल्व तो इसमें कुछ करना नहीं है। बस आपको ऑप्शन देख के अपना उत्तर देना है ना। कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं है, हल कुछ नहीं करना है।
ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। छब्बीस बच्चे क्लास में, 23 बच्चों के आंसर आए। ठीक है, करती हूँ 10 सेकंड्स का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल था। चाहिए कि अगर कोई दो आकृतियां समरूप हैं तो उनके जो संगत कोण हैं वो आपस में होने चाहिए बराबर, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में होनी चाहिए समानुपाती, मतलब कि प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दो खाली स्थान थे तो दो हमने भरने थे, तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, बाकी कल हम पढ़ेंगे ये स्केल गुणक, स्केल फैक्टर। अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। शशि, आपने क्वेश्चन पूछा था वो वाला भी कर लेते हैं, और बाकी किसी को डाउट है तो रुक जाओ, नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दो। बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि मंडे को होगी।